इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन 10 ऑफ दिल्ली जुडिशरी मेंस में जो पेपर आया था हमारे क्रिमिनल लॉ का, उसका क्वेश्चन 10 है ये। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने क्या जानने की कोशिश किया, इसने ना सेल्फ इनकमिनेटिंग एविडेंसेस के बारे में जानने की कोशिश किया है। फैक्ट्स देखते हैं उससे पहले मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि इसके अंदर ना, जैसे अब हम अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं या थंब इम्प्रेशन देते हैं या इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, उसके रिगार्डिंग पूछा गया कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। बहुत सी बेसिक सी चीज़ें हम बार बार पढ़ते भी हैं इसके बारे में, जिसके अंदर हमारे दो केसेस आते हैं फेमस केसेस, एक काठी कल्लू ओगड़ वाला आता है और एक सेल्वी वाला केस आता है। यही दो केसेस फेमस केसेस आते हैं इसके अंदर। जब हम सेक्शन 53 पढ़ रहे होते हैं सीआरपीसी का तब भी पढ़ते हैं, और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पढ़ रहे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का तब भी पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या होता है कि 7/12/2009 को एक पुलिस ऑफिसर जो है एफआईआर लॉन्च करता है कि ए जो है बी के साथ मिलके किसी मनी की कलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व था और लोगों से प्रॉमिस करता था कि वो उनको जॉब देगा पुलिस के अंदर। तो ए को जो है अरेस्ट कर लिया गया था और एक मोबाइल फ़ोन जो है ना उसके यहाँ से सीज़ किया गया था, रिकवर करके सीज़ किया गया था। तो जो आईओ था वो वेरीफाई करना चाहता था कि जो भी कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड की गई थी फ़ोन से, वो ए और बी के बीच में जो हो रही थी वो उन्हीं दोनों के बीच में हो रही थी। तो इसके लिए वो क्या करता है कि वॉइस सैंपल लेता है बी का वॉइस सैंपल लेता है, ये वेरीफाई करने के लिए कि इन्हीं दोनों के बीच में बात हो रही थी। तो अब वॉइस सैंपल लेने के लिए वो डायरेक्टली तो ले नहीं सकता, तो इसके लिए वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करता है मजिस्ट्रेट के सामने कि बी को सम्मन किया जाए उसका वॉइस सैंपल लेने के लिए। तो कोर्ट क्या करता है, अलाउ कर देता है और बी को सम्मन कर देता है कि इसका जो वॉइस सैंपल है वो लिया जाए और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसको ले सकता है और उसको फिर वेरीफाई करवा सकता है। तो आपने इसकी लीगलिटी बतानी है कि ये सही है या नहीं है, वैलिडिटी सही है या नहीं है जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसकी। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इन्हीं दो चीज़ों के राउंड में घूम रहे हैं, आर्टिकल 23 सेक्शन 53, काटिकल्लू ओगड़ केस, सेल्वी केस, इन्हीं सब के राउंड में। और एक नया, क्योंकि देखो ये 2019 का पेपर है, तो अभी 2022 के अंदर एक हमारा बिल भी आया था नया, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। तो अगर अब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके बारे में भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा अपने आंसर के अंदर, अदरवाइज आपका आंसर अधूरा रह जाएगा। तो वो चीज़ें तो आपको लिखनी है, अदरवाइज देन इस बिल के बारे में भी लिखना है कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करके ये चीज़ वैलिड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और इस बिल के बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है, तो उसको आप सर्च करके पढ़ सकते हो। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 का है, तो उसको आप देख सकते हो कि किस तरीके से अब हम इन चीज़ों को कर सकते होते हैं और पहले कैसे नहीं कर सकते थे। क्योंकि इससे पहले 1920 का एक था, तो वो उस वक्त तो इतनी चीज़ें कोई डेवलप हुई नहीं थी कि जितने भी अब हम टेस्ट देखते हैं, ये हमारे कितने अलग अलग तरीके के टेस्ट आ गए। तो वो टेस्ट उस वक्त होते नहीं थे, तो सिचुएशन चेंज हो गई। अब हम केसेस के थ्रू चल रहे थे आज तक, तो फिर उसके लिए हमें ज़रूरत थी कि एक नया एक्ट लेके आया जाए। तो वो नया एक्ट जो है अब गवर्नमेंट लेके आई। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको अपने आंसर को स्टार्ट करना है कि इसके अंदर है क्या क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चनिंग ऑफ गिविंग डायरेक्शंस बाय मजिस्ट्रेट टू अ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफिसर टू अपीयर बिफोर आईओ एंड गिव हिज वॉइस सैंपल फॉर कंपैरिजन बाय एक्सपर्ट टू एग्जामिन द वॉइस इन रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन इन मोबाइल फोन सीज फ्रॉम अनदर रजिस्ट्री। वही आपने पूरी बात बताई कि हमको ये चीज़ें करनी है, और यहाँ पे हमको दो चीज़ें, एक तरीके से दो सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं जो हमको यहाँ पे आंसर करने हैं। पहली बात क्या कि जो डायरेक्शन दी गई है कोर्ट के थ्रू, क्या ये टेस्टिमोनियल कंपल्शन के अंदर आएगी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर, यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस तो नहीं माने जाएंगे कहीं ये। और दूसरी, देयर इज एनी प्रोविजन एनीवेयर ऑथराइजिंग सच डायरेक्टली कोर्ट की, क्या हमारे पास कोई किसी लॉ के अंदर इस तरीके की कोई प्रोविजन है जिसके थ्रू कोर्ट ये डायरेक्शन दे रहा है। तो पहली बात तो हमें देखना है कि कहीं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को ये वायलेट ना कर रहा हो जो कोर्ट का ऑर्डर है, और दूसरा कि लॉ के अंदर कहाँ प्रोविजन है जिसके थ्रू कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि पहले आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को आप बता दोगे क्या होता है कि कोई भी जो एक्यूज है उसको आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो खुद के अगेंस्ट विटनेस दे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक केस आया था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकल्लू ओगड़ वाला 1961 का जो केस था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि टेस्टिमोनियल कंपल्शन का मतलब क्या होता है ये समझाया था। और उसके अंदर ये बताया था कि जो भी चीज़ें जैसे ये फिंगरप्रिंट्स ली जाती है, फुट या पाम या किसी के भी इंप्रेशंस लिए जा रहे हैं या थंब इंप्रेशंस लिए जा रहे हैं या आप राइटिंग का सैंपल ले रहे हो, तो ये किसी भी तरीके से टेस्टिमोनियल कंपल्शन नहीं होता। यहाँ पे आप उनसे कुछ पूछ नहीं रहे, वो अपनी नॉलेज आप कुछ शेयर नहीं कर रहे आपसे या ऑरली आपको कुछ नहीं बता रहे, तो इसलिए वो टेस्टिमोनियल कंपल्शन नहीं माना जाता और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन एक तरीके से नहीं माना जाता। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी। और फिर एक सेल्वी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस आया था 2010 के अंदर, जिसके अंदर 3 जज बेंच जो थे अपेक्स कोर्ट के, उन्होंने इनवॉलेंटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो था कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स का उनको मना कर दिया था, जैसे नार्कोटिक एनालिसिस, पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन, ब्रेन इलेक्ट्रिक एक्टिवेशन प्रोफाइल, और कुछ गाइडलाइंस दी थी कि अगर ये टेस्ट हो रहे होंगे जिस वक्त, तो उस वक्त किन किन चीज़ों को फॉलो करना होगा। ठीक है, और ये जो टेस्ट होते हैं टेस्टिमोनियल कैरेक्टर के माने जाते हैं, इसलिए इनको हटा दिया था। तो
यही सब चीज़ें आपने फिर समझानी है कि क्या क्या चीज़ होती है, पर्सनल टेस्टिमनी क्या होती है, पर्सनल टेस्टिमनी के अंदर ऑरल या रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है जो कि आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकती है। अब ये जो प्रेजेंट केस है ये एक केस के सेम फैक्ट्स की तरह है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस गया था रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, जो कि 2013 का केस था। ठीक है, तो वहाँ पे भी इसी तरीके की चीज़ हुई थी, वॉइस सैंपल मांगे गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने यही बोलता कि ये जो वॉइस सैंपल है ये इसी तरीके से जैसे कार्टिकल ओवर केस में बता रखा है कि आप थंब इम्प्रेशन, फुट इम्प्रेशन ले सकते हो, पाम इम्प्रेशन ले सकते हो, फिंगर इम्प्रेशन ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेल्फ कंपल्शन या कंपल्शन विटनेसेस के अंदर नहीं आती, तो इसलिए ये जो है चीज़ अलाउ की जा सकती है और ये वैलिड होगी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे फिर अपने वर्ड्स के अंदर समझाई है, जिसको आप और भी समझा सकते हो ये थोड़ा सा और रीड करके। और फिर उसके बाद आप इसके अंदर आपको अब एट प्रेजेंट अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के बारे में भी समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ें किस तरीके से अब लीगली वैलिड होगी। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने दो चीज़ों का आंसर करना था कि एक तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन ना हो रहा हो, तो वो तो हमने दिखा दिया नहीं हो रहा, और दूसरा हमने बताना था कि कहीं लॉ में कोई प्रोविजन दे रखा है, तो लॉ में कहीं कोई प्रोविजन नहीं दे रखा है इसके बारे में। ठीक है, हाँ, हम 1920 के एक्ट को अगर देखें तो उसके सेक्शन 5 के अंदर हमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिल जाती है वॉइस सैंपल लेने के बारे में, लेकिन सही तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो इसके लिए अब हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल जो 2022 है इसके अंदर आपको मिल जाएगा, तो उसको उसका जो प्रोविजन है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना कि अब लॉ के अंदर हमारे पास ये चीज़ है। तो आपने यही दो आंसर करने थे, पहला कर दिया आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं है, और प्रोविजन कहाँ से आ जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 से आ जाएगा, और कुछ मेंशन आप सेक्शन 53 के बारे में भी कर सकते हो सीआरपीसी के। इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो। तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल को आप अच्छे से देख लेना एक बार। अब यहाँ पे मैं अलग से नहीं समझा रहा क्योंकि वो बहुत अलग से आपको पूरा समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप वो वीडियो देख लो, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है, आर्टिकल 20 क्लॉज सी को और क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 को, और आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो कोर्ट का ऑर्डर था वो सस्टेन कर सकता है। तो यही चीज़ हमने एट द एंड कंक्लूजन दे दिया। तो आई होप आपको समझ आया हो कि किस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो इस क्वेश्चन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इतने बड़े आंसर जो होते हैं, ये जो एक एक लाइन इन्होंने लिख दी वो तो नहीं लिख सकता कोई भी, आप अपने वर्ड्स में ही लिख सकते हो। और ग्रामेटिकल एरर्स भी हो सकते हैं आपके आंसर में, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही हर चीज़ एकदम ही करेक्ट लिखनी है, क्योंकि वो हो जाती है मिस्टेक्स। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो और अपने वर्ड्स के अंदर आंसर लिख सकते हो। ये जब आप लिखोगे ना इन चीज़ों के, ये अपने आप 3 से 4 पेज आपके भर जाएंगे, और ये मोर देन एनफ है अगर आप इतना करते हो तो आई होप आपको समझ आ रहा हो कि किस तरीके से आप मेंस के अंदर अपने आंसर लिख सकते हो। दिल्ली का अगर आप आंसर लिखना सीख रहे हो तो किसी भी स्टेट का आप लिख सकते हो। तो इन वीडियोज़ को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी मेंस की तैयारी करते हैं, या मेंस की तैयारी क्योंकि हमेशा ही करनी चाहिए हमें, तो आपको प्री में भी हेल्प होती है। तो इनको साथ साथ देखते रहिए करिए, और जो भी एमसीक्यूज़ की वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है उनको भी देखते रहिए। और इसके अलावा अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको कोचिंग की डिटेल दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।